वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपीटेट क्लासेस। आज हम एचपी टैट मेडिकल दिसंबर 2022 का केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर ऑफ द डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द साल्ट। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ का है। तो हम पूरी इस कंसेप्ट पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और कैसे कैसे आता है, पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रिक याद होना चाहिए, दैट इज़ केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ फॉलोइंग मेटल इज़ हाईली रिएक्टिव, तो हमेशा कौन सी होगी, दैट इज़ पोटाशियम। दूसरा क्वेश्चन आता है आपको यहाँ से कि डाउन द ग्रुप क्या होती है, रिएक्टिविटी कम कर जाती है। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हुआ, दैट इज़ गोल्ड। लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड। अब और क्या क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन आता है सोडियम और पोटाशियम जो होता है और कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट कर जाता, कम रिएक्ट करता है लेकिन करता है। ये क्या करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसके साथ कोल्ड वाटर के साथ। और जो मैग्नीशियम है ये सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। ये भी आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में बहुत बार कंसेप्ट आया हुआ है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो होता है वो किसके साथ किया जाता है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट होता है। किसके साथ रिएक्ट होता है, स्टीम के साथ रिएक्ट होता है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है कौन सा होता है, पोटाशियम। और पोटाशियम जो है इसको हम किसके अंदर रखते हैं, वैसे इसको हम कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। किसके अंदर, कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। ये भी आपके पेपर का बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ तक समझ आ गया। अब याद रखना, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होनी चाहिए वो ऊपर होनी चाहिए और लीस्ट एक्टिव मेटल नीचे होनी चाहिए, तभी वो दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएंगी। तो इन्होंने पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी। देखो पहले एल्यूमिनियम दिया हुआ है, एल्यूमिनियम कहाँ है, यहाँ है। एल्यूमिनियम के बाद कॉपर दिया है, ठीक है। कॉपर के बाद आयरन दिया हुआ है, तो ये आगे पीछे हैं, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, एल्यूमिनियम दिया है फिर कॉपर दिया है, एल्यूमिनियम दिया है फिर कॉपर दिया है, सही बात है। फिर आयरन, आयरन ऊपर नीचे है, ये भी चला गया, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। अब देखो मैग्नीशियम सबसे ऊपर है, फिर क्या आया, मैग्नीशियम के बाद क्या आया, एल्यूमिनियम आया। एल्यूमिनियम के बाद क्या आया, जिंक आया। जिंक के बाद क्या आया, जिंक के बाद क्या आया, जिंक आ गया। फिर आयरन आ गया और फिर क्या आ गया, चार ही थे ना ये, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और फिर कॉपर। तो एग्जैक्ट कौन सा आंसर हुआ, इट इज़ योर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हॉट वाटर कोल्ड वाटर से भी क्वेश्चन आता है, हाई रिएक्टिविटी सीरीज से आता है, किसको किस में रखते हैं, ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे पूछा है हाउ मैनी आइसोटोप आर इन हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप होते हैं क्या है, तब तो हम बता पाएंगे कि कितने आइसोटोप होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। दो एलिमेंट, एक एलिमेंट जिसका क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कि जेड सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। यानी कि ए यहाँ अलग होगा, यहाँ मान लेते हैं या A1 होगा, यहाँ A2 होता है। जैसे क्लोरीन के होते हैं, क्लोरीन का होता है एक यहाँ 17 होता है, यहाँ 35 होता है। एक क्लोरीन होता है, एक 37 होता है और एक 17 होता है। तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है, टॉप डिफरेंट होता है, याद रखना। आइसोटोप में टॉप डिफरेंट होता है, यानी कि डिफरेंट क्या होता है इसमें जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। अगर मास नंबर नहीं दिया होगा तो वहाँ दिया होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। अब देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, पूरा कंसेप्ट। इसको हम बोलते हैं 1H1, इसको बोलते हैं हम प्रोटियम। दूसरा होता है 2H1 यानी कि इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। तीसरा होता है 3H1 यानी कि ट्रिटियम।
क्या होता है, ट्रिटियम। पेपर में क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिव कौन सा होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, वो ट्रिटियम होता है। प्रोटियम जो होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसमें नॉन न्यूट्रॉन। तो पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा आइसोटोप है हाइड्रोजन में इसमें न्यूट्रॉन ही नहीं होते हैं, तो वो होता है प्रोटियम। ड्यूटेरियम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है हैवी हाइड्रोजन क्या होता है, तो हैवी हाइड्रोजन जो होता है वो ड्यूटेरियम को बोलते हैं। दूसरा आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, ये 3517 और 3717, ये किस रेशो में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये 3:1 की रेशो में एग्जिस्ट करते हैं। ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। आगे आपको क्वेश्चन आता है आइसोटोप्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटोप्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए किस आइसोटोप का यूज़ होता है, तो वो जो आइसोटोप होता है वो कोबाल्ट होता है, और कोबाल्ट का कोबाल्ट 60 होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट करते हैं, आगे पूछा है एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जाम्पल मैक्सिमम टाइम जो एनसीईआरटी में दिया है वो होता है नाइलॉन 26, लेकिन हम इससे रिलेटेड जो 4 क्वेश्चन आते हैं वो भी समझेंगे। अब हमें नाइलॉन 6 के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, बैकेलाइट के बारे में क्या पता होना चाहिए, और नाइलॉन 6 के बारे में क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है नाइलॉन 6 की मोनोमर यूनिट क्या होती है। मोनोमर यूनिट यानी कि बेसिक यूनिट जिससे ये बनता है। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है कैप्रोलैक्टम। कई बार क्वेश्चन में आता है कि कैप्रोलैक्टम को हीट करने के बाद क्या बनता है, तो वो नाइलॉन 6 ही बनता है। क्या बनता है, नाइलॉन 6 ही बनता है। ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। आगे जो आपको आता है दैट इज नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 का मोनोमर यूनिट क्या होता है, दैट इज हेक्सामिथाइल डायामाइन प्लस एडबिक एसिड। ये भी आपको पेपर में आ सकती है कि व्हाट इज़ द मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन 6। तो उसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है हेक्सामिथाइल डायामाइन प्लस एडबिक एसिड। आगे जो आपको पेपर में क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है दैट इज़ बेकेलाइट के बारे में। बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट और एक मेलामाइन होता है, ये क्या होते हैं, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इनका जो हम यूज़ करते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन का, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर यानी कि इनके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो मेलामाइन है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, मेलामाइन का यूज़ करते हैं हम फायर फाइटर के कोट में। फायर फाइटर के जो कोट होता है उसमें यूज़ होता है, क्योंकि फायर फाइटर के कोट में आग लग जाएगी नहीं अंदर, तो मेलामाइन का यूज़ वहाँ होता है। ये आपके पेपर में बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत बार पेपर में है। दैट इज़ NeF2 एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है, इसकी वजह से वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड कौन सा है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड ऑफ नोबल गैस कंपाउंड। नोबल गैस का जो पहला कंपाउंड था वो था XCPTF6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा नोबल गैस कंपाउंड था जो पहली बार बनाया गया था, वो था XCPTF6। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। डन, आगे देखते हैं। आगे आपको पूछा है मिक्सचर ऑफ क्लोरोजिनोल एंड टेट्रा, ये क्या होता है। ये जो होता है मिक्सचर ऑफ क्लोरोजिनोल एंड टेट्रामिनोल, ये क्या होता है, इसका यूज़ हम करते हैं, ये होता है जैसे हम डेटोल। तो पेपर में अगली बार ये आ सकता है कि ये किसका होता है, इसमें डेटोल होता है। डेटोल का यूज़ करते हैं हम, किसका यूज़ करते हैं, डेटोल में क्या होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है डेटोल। अब दूसरा, तो इसको हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। अब एंटीसेप्टिक तो हम समझ आ गए। एक एंटीसेप्टिक और यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। ये भी आपको पेपर में आ जाता है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है वो होता है 2 to 3% ऑफ आयोडीन इन वाटर, या वाटर में मिला लो या अल्कोहल में मिला लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि एंटीपायरेटिक्स। अब यहाँ पढ़ रहे हैं तो यही पता होना चाहिए कि एंटीपायरेटिक्स क्या होती है।
एंटीपायरेटिक्स जो होती हैं वो ऐसी दवाई होती है जो टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को कम करती हैं। तो जैसे हम पैरासीटामोल खाते हैं और साथ में क्या करते हैं, एस्पिरिन वगैरह ले लेते हैं, तो ये बुखार को यानी कि टेम्परेचर के, बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं। दूसरा आ जाता है, जैसे ये पूछा हुआ है एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं। ये ऐसी दवाई होती है जो पेन रिलीफ होती है, यानी कि पेन किलर जिसको हम बोलते हैं। तो पेन किलर में आप ले सकते हैं एस्पिरिन, ये बहुत ज़्यादा एज ए इसमें यूज़ होती है पेन किलर। तो एस्पिरिन का कई बार आपको ये आप पूछ लेता है कि इसका IUPAC नेम का, ये भी पूछ लेता है। तो इसका जो IUPAC नेम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। क्या है? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये भी आपके पेपर में आ सकता है। आगे आपको पूछा हुआ है दैट इज़ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक सब पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक, अब आपको एंटीबायोटिक में क्या पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक जी थी वो थी पेनिसिलिन थी, और उसकी जो डिस्कवरी की थी वो 1928 में किसने की थी, दैट इज़ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये भी आपके पेपर में आ सकता है। ये आपको जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं मैंने सारे करवा दिए। ये पेपर में बहुत बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्लोरेंजिनोल और टेट्राफिनोल जो होता है वो किसके तरह एक्ट करता है। टेट्राफिनोल है वैसे ये, तो ये क्या होता है, ये डेटोल के अंदर होता है। डेटोल, तो अगली बार ये पूछ सकता है कि ये किसका कंस्टिट्यूएंट होता है, डेटोल का होता है। आगे पूछा है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड, कि अमोनियम क्लोराइड और सैंड के लिए मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि अमोनियम क्लोराइड और सैंड के लिए हम जो मिक्स मेथड यूज़ करते हैं वो होता है सब्लिमेशन। क्यों? क्योंकि सब्लिमेशन में क्या होता है, ये सब्लिमेट कर जाता है। ये क्या कर जाता है? सब्लिमेट कर जाता है। यानी कि जब सोलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अब दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन कहाँ यूज़ होता है। इवेपोरेशन कहाँ होता है? इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन जो होता है वो क्या होता है? इवेपोरेशन से हम किसको अलग करते हैं? तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है NaCl इन वाटर। NaCl वाटर जो होता है इसमें यूज़ करते हैं हम। NaCl वाटर में इसका यूज़ होता है। दूसरा आपको डिसैनिटेशन क्या होता है? क्या होता है? डिसैनिटेशन। डिसैनिटेशन मतलब जब कोई चीज़ पानी में मिली होगी तो वो क्या कर जाएगी? नीचे बैठ जाएगी। जब नीचे बैठ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली प्योर हो जाएगी। जैसे मान लो आपने क्या की, मिट्टी और पानी मिला दिया तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तो उसमें कौन सा हो गया? डिसैनिटेशन मतलब उसको बोलते हैं। डन। ये भी आपको पेपर में आ सकता है। इवेपोरेशन भी इंपॉर्टेंट है और सब्लिमेशन भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, दो मैंने आपको बताए थे, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको तो रट के जाना है। और तीसरा मैंने बताया था स्टीम डिस्टिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड नहीं, एनालिन को प्योरीफाई करने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एनालिन को प्योरीफाई करने में। किसमें? एनालिन को प्योरीफाई करने में। आगे पूछा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है, उसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको हाफ लाइफ रेट निकालना है। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है 0.693 डिवाइड बाय T का पावर K मतलब कांस्टेंट। तो 0.693 को अगर आप K से डिवाइड करेंगे, K की वैल्यू कितनी दी है? 5.5 दी है, वैसे 10⁻⁻14 दिया हुआ है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.126 इंटू 10 की पावर, ऊपर ले जाएंगे तो 14 आ जाएगा। अगर आप पॉइंट को राइट साइड भेजें तो पावर क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। तो 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर बी। आगे पूछा है फिनोल्फ्थलीन जो है वो इंडिकेटर देता है, वो एसिड में कौन सा कलर देता है? फिनोल्फ्थलीन एसिड में कलरलेस हो जाता है और बेस में पिंक होता है। बेस में क्या होता है? पिंक होता है। बेस में क्या होता है? पिंक। दूसरा आपको पेपर में आता है चाइना रोज़। चाइना रोज़ क्या करता है? एसिड में डार्क पिंक देता है और बेस में ग्रीन कलर देता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको पूछ लेता है कि जो लिटमस पेपर होता है वो कौन से प्लांट से निकलता है? तो वो लाइकेन प्लांट से निकलता है। किससे निकलता है? लिटमस पेपर लाइकेन प्लांट से निकलता है और वो थैलोफाइटा जो किंगडम है वहाँ से बिलोंग करता है। ये भी आपके पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एसिड बेस के इंडिकेटर वगैरह से। आगे पूछा है कि वाटर डे कब मनाते हैं। ये पूछा हुआ है कि वाटर डे कब मनाते हैं। तो वाटर डे हम मनाते हैं 22 मार्च को। अब इसी के साथ एक आता है, इसको हम वाटर डे मनाते हैं। एक आता है आपको अर्थ डे, एक आपको आता है अर्थ डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 22 अप्रैल को मनाते हैं, ये याद रखना। पहले क्या हुआ, पहले पानी फिर अर्थ, ऐसे एक एक महीने का रख लेना याद। दूसरा आपको क्वेश्चन कि विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये सभी को पता है, ब्रोमीन जो होती है लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। आगे आपको पूछ लेगा जैसे क्लोरीन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में। इसमें करते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में करते हैं। आयोडीन क्या है, आयोडीन जो इसको हम बोलते हैं, आयोडीन जो करते हैं हम, वो होता है लस्ट्रस नॉन मेटल। ये पेपर में बहुत बार आता है, लस्ट्रस नॉन मेटल। कौन सा हो गया, लस्ट्रस नॉन मेटल हो गया। फिर एक क्वेश्चन आता है फ्लोरीन, उसको हम बोलते हैं सुपर हैलोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन आता है, सुपर हैलोजन कौन सा होता है, वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनेक्टिविटी होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनेक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल। पूरे ही पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो फ्लोरीन होता है। आगे पूछा है व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज एडेड इन ए आयरन सल्फेट। जब कॉपर को हम आयरन सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। तो वही ट्रिक, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके एफी पकाता है, कौन है आगे आओ। तो देखो जो कॉपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होना चाहिए, कॉपर यहाँ है और आयरन क्या है ऊपर है, तो नो रिएक्शन। तो इस केस में नो रिएक्शन होगी, क्या होगी, नो रिएक्शन होगी। इस केस में क्या हो जाएगी, नो रिएक्शन होगी। तो इस केस में नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। और उल्टा होता है, यहाँ पर मान लेते यहाँ पर Fe होता प्लस CuSO4, तो रिएक्शन होती डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बन जाना था, FeSO4 और कॉपर को बाहर निकाल देता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आगे फिर वही केदारनाथ का माली, तो वैसे ही देख लो, एक्टिविटी सीरीज पूछी हुई है, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग नीचे को होता है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो देखिए केदार है तो पोटाशियम ऊपर होना चाहिए, केदारनाथ के बाद क्या आ गया, माली फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो आंसर विल बी योर दिस। पहले केदारनाथ का माली मतलब Mg, आलू ज़रा फीके पकाता है, तो ये हो गया आपका आंसर। आगे पूछा है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। तो हम सारी कैलोरीफिक वैल्यू लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पेपर में आता है। तो 1,50,000 जो होती है किलो जूल, कई बार यूनिट पूछ लेता है, तो किलो जूल पर kg होती है कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट। दूसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि LPG की कितनी होती है। तो LPG की जो होती है वो होती है 55,000। दूसरी आपसे पूछ लेगा CNG की पूछ ले या फिर मीथेन की पूछ ले। इस केस में जो होती है वो होती है 50K, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी लिख लो आप, पेट्रोल हो, LPG पेट्रोल हो, कैरोसिन हो या डीजल हो, इन सभी की कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो 45K होती है। वो क्या होती है, 45K होती है। ये सारी आपको याद होनी चाहिए, ये पेपर में आ सकती है। LPG की 55, CNG और मीथेन की बराबर होती है, और ये 45 अकॉर्डिंग टू NCERT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है कैलोरीफिक वैल्यू से क्वेश्चन। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बैंड रेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो नहीं करता है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में क्या होते हैं, आयंस वगैरह पहले निकाल लेते हैं, तो वो नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करने के लिए हमें आयंस की ज़रूरत होती है। तो जो सिंपल क्वेश्चन था दैट इज़। आगे पूछा है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। तो हम सारा ही पढ़ेंगे। अब इसका यूज़ हम करते हैं, ब्यूटेनम्स का यूज़ करते हैं। ब्यूटेनम्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एक सरफेसिंग ऑफ रोड में
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेसिंग ऑफ रोड में या फिर हम पेंट में यूज़ करते हैं। क्या पता आपको पेंट में आ जाए अगली बार। दूसरा आपको पेपर में आता है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। अगर आपको पूछे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो होती है वो क्या होती है, वो एंथ्रासाइड होती है। वो क्या होती है, एंथ्रासाइड होती है। अब बाकी लिख लेंगे कि पेट्रोल का, अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट में पेट्रोल भी आता है। अब आपसे पूछ लेता है पेट्रोल का यूज़ हमें पता है कि हम कहाँ कहाँ करते हैं, लेकिन नॉर्मल आ जाता है सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग किस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, तो हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। दूसरा आपको पूछ सकते हैं परफ्यूम वैक्स, ये भी इसका पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट होता है, तो इसका हम कैंडल में यूज़ करते हैं। दूसरा वासलीन में यूज़ करते हैं। और तीसरा जो है वो आता है ओनिमेंट, यानी ओनिमेंट मतलब तेल वगैरह ग्रीस वगैरह में यूज़ करते हैं। आगे एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर लिखना है कि कोल ब्यूटेनस से पहले हम किसका यूज़ करते थे, हम कोल टार का यूज़ करते थे। किसका, कोल टार का यूज़ करते थे सरफेसिंग ऑफ रोड में। पहले सरफेसिंग ऑफ रोड में इसका यूज़ किया जाता था। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कोल टार किससे ऑब्टेन्ड होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नैप्थलीन बॉल। किससे बनता है, ये नैप्थलीन बॉल से बनता है। और जो नैप्थलीन बॉल है इट इज़ यूज्ड एज ए रैपल मॉथ, ये भी बहुत बार आता है। रैपल मॉथ मतलब इसमें जो कीटनाशक की तरह प्रयोग करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके पेपर में आया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 8 का चैप्टर, लेकिन बहुत बार पेपर में NCERT से आता है यहाँ से क्वेश्चन। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कोल टार सरफेसिंग रोड में पहले यूज़ करते थे, इसके बाद ब्यूटेनम्स का यूज़ करने लग पड़े। लेकिन आपको हो सकता है कोल टार किससे ऑब्टेन्ड होता है, वो नैप्थलीन बॉल का। और नैप्थलीन बॉल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, दैट इज़ एज ए रैपल मॉथ, यानी कि कीटनाशक की तरह प्रयोग करते हैं। ये भी आपको पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। एक आता है कोल गैस, ये भी क्वेश्चन आता है कि कोल गैस का यूज़ सबसे पहले कहाँ किया गया था, स्ट्रीट लाइटिंग इन लंदन। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा स्ट्रीट लाइटिंग इन लंदन में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था, तो वो किसका किया गया था, वो कोल गैस का प्रयोग किया गया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयन ऑफ द एलिमेंट हैज़ अ पॉजिटिव 3 चार्ज, यानी कि एक एलिमेंट है उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है एंड मास नंबर इज़ 27, यानी कि मास नंबर हम ए से नोट करते हैं, मान लेते हैं ये 27 दिया हुआ है। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो कितने दिए हुए हैं, 14 दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं, वो मास नंबर के बराबर होते हैं। तो 27 हो गया। तो प्रोटॉन कितने हैं इसमें, प्रोटॉन दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन दिए हुए हैं, दैट इज़ 14। तो प्रोटॉन निकल जाएंगे, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 27 माइनस 14। तो 7 में से 4 गया 3 और ये रह गया 13। अब प्रोटॉन 13 है, 13 के ऊपर अगर प्लस का चार्ज है यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो प्रोटॉन इजिकल टू 13 माइनस 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, इलेक्ट्रॉन जो बचाएंगे 13 में से 3 कम कर देंगे, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो कितना आ गया, दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो ऐसे दिया होता कि हम नेगेटिव लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने थे प्रोटॉन में। आगे आपको पूछा हुआ है ऑन कन्वर्टिंग 308 केल्विन यानी 392 केल्विन सेल्सियस स्केल में क्या होगा। तो एक निकाल के देख लेते हैं। देखो जो अलग अलग है 33 35 दिया हुआ है, इनमें देखते हैं जिनमें से कोई हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, केल्विन स्केल से सेल्सियस में लगाना है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 वो क्या होता है, केल्विन में होता है। 0 डिग्री जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो क्या होता है, इसके बराबर होता है। अब हमें क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है कि टेम्परेचर जो वो 33 डिग्री है, ठीक है, 33 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला आंसर देख के निकाल के देखते हैं हम। पहला आंसर निकाल के देखते हैं तो पहला क्या हो जाएगा, ठीक है, जो केल्विन होता है यानी कि केल्विन में हम निकालते हैं, ठीक है। अब हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए 308 केल्विन। क्या चाहिए, 308 केल्विन। तो 308 केल्विन का क्या निकालेंगे हम, बस फार्मूला भरेंगे और आंसर आ जाएगा। भरते हैं फार्मूला, अब इसका फार्मूला भर लेते हैं अब हम, ठीक है। तो
तो केल्विन जो होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। हमें क्या चाहिए, हमें डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273 कर दो। तो डिग्री सेल्सियस चाहिए तो केल्विन कितना है 308 में से 273 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पहला निकल गया 35 डिग्री सेल्सियस। वैसे हम दूसरे का निकाल, दूसरा तब 56 है, हम थर्ड निकाल के देख लेते हैं। थर्ड कितना है, थर्ड कितना है, दैट इज़ 391 माइनस 273 इज इक्वल टू 118 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर विल बी योर सी। तीसरा क्वेश्चन और आ जाता है आपको पेपर में, सारी स्केल याद होनी चाहिए। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये पेपर में बहुत बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है एट व्हाट टेम्परेचर वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, तो वो होती है 4 डिग्री पे। फिर क्वेश्चन आता है एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस हैज़ सेम वैल्यू, तो वो होती है -40 डिग्री पे। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। तीसरा आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिग्री सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, ये सारा हो गया। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एब्सोल्यूट जीरो कितना हो गया, केल्विन क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस से भी क्वेश्चन आता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। फिर आपको क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो होता है 273.15 केल्विन। ये भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। फिर आपको क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट। इन फ़ारेनहाइट में पूछते हैं तो वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। फ़ारेनहाइट में रहता है, डिग्री सेल्सियस में भी आ जाता है। आगे पूछा है द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस नेम। तो इसके लिए हमने IUPAC नेम लिखना है, तो कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या दिया है, CH2 CH2 NH CH3। तो नेमिंग हमने यहाँ से करनी है 1 2 3। अब देखो यहाँ दिया है और ये दिया हुआ है, तो इसकी हम नेमिंग क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको बोलेंगे N मिथाइल प्रोप। अब क्या है, प्रोप तो हो गया क्योंकि मिथ ईथ क्या हुआ, मिथ ईथ और प्रोप 3 कार्बन हो गया प्रोप। फिर क्या हो गया 2 इन 1 पे क्या है अमाइन, तो आंसर विल बी योर दिस। आगे पूछा है कि ये क्या लिखा हुआ है, देखो Zn2 पॉजिटिव ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और जिंक में कन्वर्ट हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, एडिशन ऑफ यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, वो क्या होता है, वो आपका रिडक्शन होता है। तो यहाँ क्या हुई है, रिडक्शन। अगर ऐसे लिखा होता Zn ने क्या किए, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो Zn क्या हुआ होता, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई होती है, लेकिन यहाँ क्या है, रिडक्शन हुई है। आगे पूछा है ऑक्सीजन नंबर ने इसमें किस में जो है वो 4 है, तो एक ट्राई करके लेते हैं जिसमें भी 4 आ गया वो देख लेते हैं। देखिए ऐसे देखते हैं हम Na2SO4 में देख लेते हैं। Na2SO4 के केस में इसका -2 होता है, इसका +1 होता है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 प्लस x 4 दूनी कितना हो गया 8 इजिकल टू 6। 8 में से 2 गया, कितना रह गया, माइनस का 6 इजिकल टू 0, तो x कितना आ गया, प्लस का 6, ये भी नहीं हुआ। तो Na2SO3 करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया, यहाँ x है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस x माइनस का 6 इजिकल टू 0, तो x माइनस 4 इजिकल टू 0, तो x क्या आ जाएगा, प्लस का 4। आगे पूछा है सिनेबार किसकी ओर होती है, वो मरकरी की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले वीडियो में बोल रहा था। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लेड की क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। लेड की क्या होती है, लेड की होती है गैलिना। अब दूसरा आपको कॉपर की पता होनी चाहिए, कॉपर की होती है मेलाकाइट। कॉपर की क्या होती है, कॉपर की होती है मेलाकाइट। क्या होती है, मेलाकाइट, क्यूपराइट और कॉपर ग्लैंस, ये भी आपको पूछ लेता है। और जिंक की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आती है कैलामाइन। कैलामाइन होती है, कैलामाइन का फार्मूला होता है ZnCO3।
आगे पूछा है कि जिंक को जब आप वाटर के साथ ट्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम से रिएक्ट करता है, मैंने बताया था अभी, तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आयरन के केस में भी ऑक्साइड बनता है, और सोडियम और उसके केस में जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होती है उसके केस में हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम रिएक्ट करेगा ना वाटर के साथ तो वो क्या बनाया जाएगा? NaOH बनाता है। क्या बनाता है? NaOH। उस केस में हाइड्रोक्साइड बनता है और स्टीम के केस में ऑक्साइड बनता है। आगे पूछा है फॉर द प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक के लिए Q 0 होता है, उसमें हीट चेंज नहीं होती है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि आइसोथर्मल क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब क्वेश्चन आएगा आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? बार प्रेशर की यूनिट होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा आइसोकोहरिक क्या होता है? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। फिर आपको क्वेश्चन आता है कि विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक गिव द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का कंसेप्ट किसने दिया था? वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन आता है। एक आपको थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो या नेगेटिव हो तो जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार आता है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 हो तो इक्विलिब्रियम में होती है कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आता है, ये तो बहुत बार आया हुआ है। आगे पूछा है कोवलेंट बॉन्ड इन C5H12, तो कैसे बनाना है? C 1 2 3 4 और 5, एक हाइड्रोजन 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें कितने हो गए? 16 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। याद रखना, एक सिंगल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होता है, अगर 2 सिंगल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा 1 पाई होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आगे पूछा है एटॉमिक नंबर 3 और 11 हो, तो 3 होता है लिथियम का, 11 होता है सोडियम का और 19 होता है पोटाशियम का। तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ये फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कली मेटल, और जो सेकंड ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम अल्केलाइन अर्थ मेटल। फिर आपको क्वेश्चन आता है 16 ग्रुप को क्या बोलते हैं? दैट इज़ कैलोजन, और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आता है दैट इज़ NH2NP4। फिर आपका आता है 17 ग्रुप को क्या बोलते हैं? दैट इज़ हेलोजन, और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है? दैट इज़ NH2NP5 होता है। और 18th यानी कि नोबल गैस या इनर्ट गैस बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? दैट इज़ NH2NP6 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, तो याद रखना लेफ्ट से राइट जब हम मूव करते हैं तो एटम का रेडियस क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटम रेडियस कम हो जाता है। एटम का रेडियस ज़्यादा हो जाए, एटम का रेडियस क्या होता है? गलत उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, मैंने क्या बोला यहाँ पर? मैंने बोला कि यहाँ क्या होता है, उल्टा बोल दिया मैंने। लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो एटम का रेडियस कम हो जाता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का रेडियस बढ़ जाता है। अब क्या हुआ, जब आप फ्लोरीन से ऑक्सीजन में जा रहे हो तो आपको ऐसे याद रखना FON, फ्लोरीन ऐसे होता है फोन, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन। तो जब हम इसको लिखते हैं, ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, देखो हम क्या करेंगे यहाँ, इसका ट्रिक होता है, जैसे हमने बनाया हुआ है हाई हीलियम रेबेलियम बोरॉन कार्बो नाइट्रो ऑक्सो फ्लोरो नियोन। तो देखो ये आ रहा है ऐसे इस रिएक्टिविटी सीरीज में, तो क्या बन रहा है? ये NOF। तो जब लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो एटम का रेडियस कम हो रहा है, तो सबसे कम किसका हुआ? फ्लोरीन का, उसके बाद किसका होगा? ऑक्सीजन का, फिर उससे बड़ा कौन होगा? नाइट्रोजन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हुआ फिर? FON, दैट इज़ फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट से राइट एटम का रेडियस कम हो जाता है। आपको ये पीरियोडिक टेबल याद होगा, हाई हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रो, ऑक्सो, फ्लोरो, नियो, तब कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आगे पूछा है लेफ्ट से राइट मूव करने पर क्या क्या चीज़ें हो जाती। तो सबसे पहले एटम का रेडियस कम होगा। एटम का रेडियस कम होगा तो हमारा मेटॉलिक रिएक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयन स्थलपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आयन स्थलपी बढ़ जाती है। तो देखो आयन स्थलपी तो बढ़ रही है, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो डिक्रीज पूछा हुआ है, तो मेटल रिएक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है और बैलेंसी भी बढ़ती है लेफ्ट से राइट मूव करने। तो आंसर विल बी और मेटॉलिक रिएक्टर। आगे लिखा इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियोडिक इंडिकेट दैट। तो पीरियड जो इंडिकेट करते हैं वो करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे मान लो आप n की वैल्यू 5 है, यानी कि वो 5th पीरियड का एलिमेंट है। अगर n की वैल्यू 6 है तो इसका मतलब वो 6th पीरियड का एलिमेंट है। अगर n की वैल्यू 9 है यानी कि वो 6th पीरियड का एलिमेंट है, ये मतलब होता है। आगे लिखा है IF7। तो IF7 की हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। सबसे पहले क्या होता है, आयोडीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कितने होते हैं, 7। 7 के 7 नए बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 7 7 कितने हो गए, 14। 14 का हाफ कितना हो गया, 7। तो 7 होता है तो क्या होता है sp3, 3 4 3 7। sp3d3 होता है तो वो होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो आंसर विल बी और पेंटागोनल बाई पिरामिडल। आगे आपको पूछा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव फॉलोइंग प्रोडक्ट। पहले आपको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिखना आता होगा तब तो हम कर पाएंगे। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कैसे लिखते हैं हम, देखो आइसो लिखना हो, प्रोप लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, एक CH3 ग्रुप होगा, एक CH होगा। अब प्रोप लिखा है तो 3 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन ऐसे लगाओ, 3 कार्बन ऐसे लगाओ और उसके साथ क्या करना है, एक ब्रोमीन लगाना है, तो ब्रोमीन लगा दो यहाँ पर। तो यहाँ क्या बन गया, CH3। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसो में क्या होता है, आइसो में सेकंड लास्ट पे क्या लगता है, मिथाइल ग्रुप लगता है, ये याद रखना। अब इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं दैट इज सोडियम हाइड्राइड के साथ, तब बनती वुड्स रिएक्शन। तो क्या होता है, यहाँ एक और होगा जैसे Br, एक CH और यहाँ CH3 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, वैसे यहाँ भी यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3। तो ये कट जाता है यहाँ से, ये कट जाएगा तो क्या क्या बन जाएगा, CH3 CH3 और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ CH आएगा, यहाँ फिर CH आएगा, यहाँ फिर CH3 आएगा और यहाँ फिर क्या आएगा, यहाँ फिर CH3 आएगा। तो क्या बन गया, यहाँ से नेमिंग करो चाहे वहाँ से करो, दोनों से बराबर ही आएगा। तो 2 3 2 बार है तो डाई मिथाइल मिथ इथ प्रोप और ब्यूट, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। दूसरा आपको रिएक्शन लिखनी हो तो कई बार ऐसे आता है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब भी आपको यहाँ लिखना हो वहाँ ड्राई ईथर लिखा होता है, ये पेपर में बहुत बार आती है। तो आप इन दोनों को काट दो और इन दोनों को मिला दो, तो इससे क्या बन जाएगा, RRN यानी कि एल्केन बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर द क्लास।